अब आपने पूछा कि मनोहर लाल जी का, ये भी मैंने इसमें लिखा भी है। ये हालाँकि इलेक्शन से पहले ही एक ऐसी बातें फीलर्स आ रहे थे कि अगर अगर पार्टी पावर में आती है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, क्योंकि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी मित्रता को सभी जानते थे, क्योंकि वो इसी एरिया में ही दोनों ने काम किया था, चंडीगढ़ और हरियाणा में। मोदी जी भी इधर के प्रभारी थे और ये अपना ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे हरियाणा के। खास तौर पे उस दौर में भी मोदी जी यहाँ पे उस दौर में रहे जब बंसीलाल पावर में थे, हरियाणा बीजेपी साथ में पावर में थी उस वक्त पे। तो सभी ये मान के चल रहे थे। तो मैंने गोरखपुर गांव के अंदर इनका एक जनसभा थी, तो बड़े सिंपल, जैसे ये गाड़ी इनकी पहुंची तो उतरे, तो मैं उसको पहुंच चुका था। तो ये जब उतरे तो गर्मियों के दिन थे, अगस्त का महीना था ये। तो अगस्त जुलाई अगस्त में पसीने भी बहुत आते हैं क्योंकि मानसून और मानसून है। तो इनका वो खादी का जो खास कलर होता है, खादी का कलर, बोरी वाला, हाँ वो कलर था कुर्ते का, और वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भीगा हुआ था दोनों तरफ से। तो जब स्टेज की तरफ जाने लगे तो इन्होंने बराला जी से कहा, कहना यार ये तो गिल्ला हो गया है, बदलना लवा। तो उन्होंने ओपन पब्लिक मतलब रैली एक साइड में चल रही थी, तो वहीं पे उन्होंने, मैं उनकी सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने गाड़ी से कुर्ता निकाला और बाहर ही खड़े होके वो उतार के, और कुर्ते काटते साथ ही रखा करते क्या पैक? उसमें थे, अच्छा। उसमें थे। तो उन्होंने उसी वक्त बदला उसको और फिर जाके स्टेज पे बैठे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी मुझे आपसे बात करनी है। कहते कोई नहीं, इसके बाद हम लंच पे इकट्ठे बैठ जाएंगे। तो लंच पे जैसे ही शुरुआत की तो मेरा पहला सवाल था कि क्या मैं एक भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? तो हंसने लग गए, तो कहते आपके मुंह में घी शक्कर। और फिर बाद में ये कहने लगे कि देखो हमारा पहला जो उद्देश्य है वो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उद्देश्य जो है बीजेपी की सरकार लाना है। ओके। तो सर इंटरेस्टिंगली जब मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं तो वो प्रॉक्सिमिटी प्राइम मिनिस्टर से भी है, पर मैं उनसे पहले थोड़ी सी बात करूंगा। जो इस बुक का टाइटल है बियॉन्ड डायनेस्टीज, तो आप शुरू से समझाइए कि किस तरीके से कास्ट इक्वेशंस के थ्रू, या आपने जैसे लिखा है गवर्नेंस और पॉलिसीज के थ्रू, जितनी भी डायनेस्टीज हरियाणा की है, या तो वो उनका भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया, या उन 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 डायनेस्टीज को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इरेलेवेंट कर दिया। तो ये कैसे हुआ है? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी जो मुझे समझ आई है, जिसको मैंने इसमें लिखा है, टोटल 3 पिलर्स पे काम करती है ये स्ट्रेटजी। ठीक है जी। एक है गवर्नेंस, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग, और तीसरा है कंपेनिंग। ये तो है ब्रॉड पिलर्स। अब उन पिलर्स के नीचे नीचे सब पिलर्स अलग हैं। अब जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस के अंदर एक तो जो आम लोगों को मैटर करती है ना कोई चीज़, वो है तबादले, नौकरियां। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आम लोगों की, हमेशा से करती रही हैं। इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो भी मास रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो होती हैं आपकी HPSC से और HSSC से, या फिर जो अब इन्होंने एक कौशल विकास HKRN बनाया है। बेसिकली वो क्या है, पहले जो नौकरियां आउटसोर्सिंग से आते थे ना, कंट्रेक्चुअल, तो वो किसी प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी को दी जाती थी, वो कट लेते थे। तो उसकी बजाय उन्होंने अपनी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाई है। इसके अलावा वो कुछ नहीं है, वही चीज़ है ये। ठीक है। तो इसमें इन्होंने पारदर्शिता पे जोर दिया। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि रही मनोहर लाल खट्टर जी की, कि उनके अंदर पारदर्शिता से क्या है कि उसका मैसेज हर गांव में आपको मिलेगा, जहां भी आप जाएंगे। क्यों, हम तो इलेक्शन के दौरान जाते रहे, और मैंने इसमें मेंशन भी किया है। एक बार मैं जींद इलेक्शन के दौरान, जींद इलेक्शन आया था लगभग जनवरी 2019 में, दिसंबर में उसकी कैंपेन की शुरुआत हुई थी, नोटिफिकेशन आया था। हाँ, कैंपेन शुरू हो चुकी थी। जनवरी के अर्ली डेट थी कोई, जनवरी की 2019 की। तो यूं कहिए कि लगभग 4 साल से ऊपर इस सरकार को हो चुके थे। 3 साल में 3 बड़े यूं कहें कि फेलियर्स थे। रामपाल को अरेस्ट करते हुए 8 लोगों की मौत थी, या 6 लोगों की मौत थी शायद। उसके बाद 2016 में तो जो ये आपका जाट आरक्षण आंदोलन में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था।
और तीसरा 2017 में जब राम रहीम को गिरफ्तार किया गया था, तो पंचकुला और सिरसा में दोनों जगह पे बहुत तो ये मुझे ऐसे महसूस होता था कि जब मैं जाऊंगा कवर करने के लिए तो मुझे यही सुनने को मिलेगा कि सरकार के लोग खिलाफ मिलेंगे, और ख़ास तौर पे कांग्रेस ने एक बड़े नेता को खड़ा किया हुआ था, रणदीप सुरजेवाला को। तो मैं इस इम्प्रेशन के साथ मैं चंडीगढ़ आ चुका था। चंडीगढ़ से मैं फतेहाबाद अपने घर रात को, सुबह मैं गाड़ी उठाई और मैं बरवाला होते हुए इंटल कलां एक सबसे पहला गांव आता है। इंटल कलां, अच्छा, अंग्रेजी नाम निकाल रखा गांव का। हाँ, इंटल कलां। तो इंटल कलां में मैंने देखा एक चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं और मैं वहाँ पे रुक गया। तो बैठा, मैंने कहा जी मैं अखबार से हूँ। कहते कौन से अखबार से? मैं बताया मैं ट्रिब्यून से हूँ। तो बोले कि, मैंने कहा जी क्या चल रहा है इलेक्शन का? तो कहते जी बीजेपी जीतेगी। तो मुझे लगा कई बार क्या होता है कि लोग भी आजकल ना बड़े डिप्लोमेटिक जवाब देने लग गए हैं। तो मुझे लगा ये डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं कि हम क्यों सरकार की विरोध लें, क्योंकि मैं मन में, मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को सुनने को जो यही मिलेगा कि सरकार के खिलाफ मिलेगी। तो मैंने कहा जी अच्छा सरकार मतलब बीजेपी जीतेगी, बट अच्छा दूसरी बात ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट एक पंजाबी थे, मिड्डा थे। हाँ, तो शहर में तो ये मानता था कि मिड्डा के साथ लोग मिलेंगे, पर गांवों में मुझे उम्मीद कम थी। गांवों में मान के चल रहा था कि क्योंकि एक जो यहाँ पे पहले से हमें चला आ रहा है कि अगर कोई पंजाबी कैंडिडेट होता है तो उसको गाँव में जो वो ट्रेल करता है तो शहर में आके वो लीड में बदला करता था। हम देखा करते थे पहले हांसी में, फतेहाबाद में, ऐसे जो पंजाबी बहुल्य सीटें होती थी उसमें देखा करते थे हम। तो मैंने कहा जी क्यों? तो कहते जी नौकरियां दी हैं इन्होंने, और मैंने कहा कितनी नौकरी? कहते जी आ जाओ आप हमारे साथ, पीछे वाला मोहल्ला है, मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको यहाँ पे इसी मोहल्ले के अंदर मैं 5 या 6 घर दिखा दूंगा जिनको ऐसे बच्चों को नौकरी मिली है जिनके पास देने के लिए एक पैसा नहीं, मतलब घर में था। कई तो ऐसे हैं जिनके लिए रोटी की भी दिक्कत थी। ऐसा भी नहीं है कि कोई अप्रोच रखते हो या पैसा रखते हो, उनको नौकरियां मिली हैं। तो मेरा एकदम दिमाग में माथा ठनका, क्योंकि उससे 2 साल पहले एक ऐसी घटना मेरे साथ हो चुकी थी, उसको मैं रिपोर्ट भी किया था ट्रिब्यून में, पर मैं उस वक्त वो उसी को कनेक्ट नहीं कर पाया था। हुआ यह था कि 2016 का मैंने इसमें मंथ भी लिखा है, डेट भी लिखी है एग्जैक्टली। मैं सेक्रेटेरिएट में गया, जाता ही था, हर रोज जाता था। मतलब ट्रिब्यून में हमारा क्या होता था कि मीटिंग के बाद हम सेक्रेटेरिएट जाते थे। तो वहाँ पे एक 5th फ्लोर पे कुछ बच्चे जो कि 25 और 30, 32, 35 की एज के बीच के लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, वेल ड्रेस्ड थे और फॉर्मल्स में थे। तो ऐसा सेक्रेटरीट में नहीं मिलता देखने को ना। हम जाते हैं तो क्योंकि कोई गांव के लोग होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं वहाँ पे, एम्प्लॉइज भी मतलब वेरीड एज के होते हैं, कोई रिटायरमेंट के नज़दीक होता है कोई, और ये ग्रुप में खड़े थे। तो मुझे लगा कि कुछ अलग ही है। तो मैंने एक से पूछ लिया कि, मैंने कहा जी आप लोग कैसे, किससे मिलने हैं? कहते जी हमारा HCS में सिलेक्शन हुआ है, तो आज हमें बुला रखा है इन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्रिब्यून से हूँ, बात हो सकती है? कहते हैं जी ज़रूर। तो मैंने एक सुपरिटेंडेंट को कह के रिक्वेस्ट की कि मैंने इनसे बात करनी है, तो कोई कमरा हमें मिल सकता है? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, इसी कमरे में इनकी मीटिंग होनी है, कॉन्फ्रेंस रूम है, तो आप इसी में बैठ जाइए, कोई बात नहीं, अभी तो साहब आएंगे, देर लगेगी उनको। तो हम उस पर बैठ गए। तो मैंने बातचीत शुरू की, सबसे इंट्रोडक्शन लिया ना जब, तो टॉपर लड़की थी श्वेता सुहाग, अभी भी HCS ऑफिसर है। तो शी सेड आई एम डॉटर ऑफ ए रोडवेज क्लर्क, और टॉपर थी वो। फिर एक और लड़का था, वो कहता मेरे फादर डब वाली में रिक्शा चलाते हैं, और मैं पढ़ते पढ़ते पहले मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की, और इसी HPSC के थ्रू मैं स्कूल या कॉलेज लेक्चरर लगा, और साथ ही लगते ही कुछ टाइम बाद ये आ गया, मैंने ये पेपर दे दिया और मैं इसके बाद इसमें भी सिलेक्ट हो गया हूँ, अब मैं HCS बन गया हूँ। इसी तरह और भी बच्चे थे, बेलिना नाम की एक लड़की थी, आपने काफी लिखा है उनका नाम। तो उनसे मेरी बात, तो मैं अगर इसको 19 से कनेक्ट करते हो? हाँ, नहीं, इसको कंट्रास्ट करता हूँ ना मैं, अगर मैं जो पहले सरकारों में होते थे, तो ये कौन है जी, ये फलाने IAS अफसर का बच्चा है, ये कौन है जी, ये फलाने मिनिस्टर का बेटा है, ये उस मिनिस्टर का भतीजा है, ये इसकी भतीजी है। वो चीज़ एक भी नहीं थी इसमें।
एक भी नहीं थी। ओके। ये जी चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फलाने का भतीजा है जी, ये उस वक़्त ये चीज़ें होती थी सारी। तो ये सारा बदलाव था इसमें, मतलब तो वही चीज़ अब वहाँ मेरे को सुनने में मिली जींद में, इंटेल कला में। तो ये बदलाव, एक तो गवर्नेंस की जो मैंने बात की थी, गवर्नेंस में एक बदलाव तो ये था। दूसरा क्या होता था कि ट्रांसफ़र के दौरान सब चंडीगढ़ भागते थे। अप्रोच वाले अच्छे स्टेशन ले जाते थे, बिना अप्रोच वाले एक दिल में उनके रह जाती थी कि देखो हमारे कोई जानता नहीं था, हैं? बेस्ट पोस्टिंग्स नहीं है। नहीं है भई हमारी को, क्योंकि हमारी कोई चलती नहीं है इसलिए। इन्होंने क्या किया कि एक डिजिटल ट्रांसफ़र शुरू कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जिसके अंदर एक उन्होंने फ़ॉर्मूला ऐसे बना दिया कि हर व्यक्ति इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आई मीन रिचनेस और कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर, उसको ये ए कैटेगरीज के स्टेशन है, बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आपको टोटल लाइफ के मतलब 20 साल का है तो 5 साल यहाँ लगाने पड़ेंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें लगाने ही पड़ेंगे। आपकी पहले में कौन सा मिलता है आपको, बाद में कौन सा मिलता है, वो सारा लॉटरी पे डिपेंड करेगा। तो ये सारा सिस्टम कर दिया इन्होंने। एक तो जाना आना बंद हो गया है। दूसरा उसमें जब जाएंगे, अब करप्शन कहाँ होती थी, जरूरी नहीं कि मिनिस्टर पैसा नहीं लेगा, एमएलए पैसा नहीं लेगा, मगर जब आप उनके पास एक पावर छोड़ोगे ट्रांसफर करवाने की, तो उनके पास उनका चेला, उनके चेलों का चेला, बहुत उनके भी सिफारिशें पहुंचेंगी ना। तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसी की सिफारिश पैसा लेके करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है ना। तो ये सारा बचाव हो गया इसके अंदर।